हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था ABO पेपर 2 यूनिट 4 में हमने क्या क्या देखा है। हमने मुद्देयार कमीशन देखा, हमने कोठारी कमीशन देखा, हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 देखा। आज हमें क्या देखना है? आपने यदि प्रीवियस सेशन देखा होगा तो आप जान रहे होंगे हमने एंड कहाँ पे किया था। तो हमने एंड किया था कि हमें अब क्या देखना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और वी कैन से नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो 1986 हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ? तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है ABEO नाम से, वहाँ जाकर के आप देखेंगे, आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ में यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ABEO पेपर 2 का कोर्स है जो कि हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है। यदि आप इच्छुक हैं कंप्लीट कोर्स के लिए ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कॉलिंग की व्यवस्था है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो। साथ में इसका जो प्राइस रखा गया है 2249 रखा गया है, जो कि किसके लिए रखा गया था कि पहले 75 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया था। अब लेकिन ये 75 स्टूडेंट्स नियरली अबाउट, अब ये जो है कि प्राइस हाइक होने वाली है। हाइक इसलिए होने वाली क्योंकि 75 स्टूडेंट्स अब ओवर होने वाले हैं। तो अभी भी सीट्स रिमेनिंग है, तो यदि आप इच्छुक हो ज्वाइन करने के लिए तो आप श्योरली जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, क्योंकि 75 स्टूडेंट जैसे ही हो जाते हैं ये प्राइस हाइक हो जाएगी। 2249 में जो कोर्स अभी तक मिल रहा है वो आपको 2999 में मिलने लगेगा। तो इसीलिए यदि आप इच्छुक को ज्वाइन करना चाहते हो तो श्योरली आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, साथ में यदि हम YouTube में भी कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल इस कोर्स में ही केवल किया जाएगा कवर, नहीं, तो YouTube में भी हम कवर कर रहे हैं। YouTube में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि YouTube में हम 50% सिलेबस को ओवरऑल कवर करेंगे ही। तो ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आप कोर्स ही ज्वाइन करोगे तो ही होगा, आपका इसमें भी कवर, सेम चीज़ जो उसमें पढ़ाया गया आपको इसमें भी पढ़ाया जा रहा है, YouTube में भी पढ़ाया जा रहा है। बस आपको लगे रहना है, मेहनत आपको करनी है। पर ये जो आप देख रहे हैं पूरा जितना सिलेबस है आपका ABO का, आपको एक बुक में मिलेगा ही नहीं, ये क्योंकि दिया ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ तो आपको भी बस उतनी ही मेहनत करनी है और आपको बस अच्छे से पढ़ना है। आपको इतना पढ़ना, बस अपने आप को आपको अज्यूम करना है कि आपको डेफिनेटली ये पोस्ट को निकालनी है, ये जॉब आपको चाहिए। जब आपको ये चाहिए, ये जब आप यदि ठान लिए हो तो बस आपको मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ। मैं ये पूरा ओवरऑल सिलेबस है, बहुत मुश्किल से ये जो पूरा एक एक बुक को अलग अलग, ये कहीं पे कुछ लिखा है कहीं पे कुछ लिखा है, सबको पूरा क्या करना पड़ता है, कंसोलिडेट करना पड़ता है कि यहाँ से ये चीज़ हमें जाननी ज़रूरी, ये चीज़ हमें। जब मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और यदि सेशन आपको ये अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करना, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि यदि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है कि वो पेड स्टूडेंट ही बने, तो जब ये आपको फ्री में करवाया जा रहा है यूट्यूब में, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर एटलीस्ट कीजिए, जिससे जिसकी भी आवश्यकता है वो देख पाए। ठीक है, तो फिर चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमें देखना क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देखना है। इसमें हम देखते हैं इसका एसेंस और रोल ऑफ एजुकेशन, द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन एज परसीव्ड बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने क्या शिक्षा के महत्व को, यानी कि उसने क्या माना है कि शिक्षा का क्या भूमिका, शिक्षा की भूमिका क्या होती है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, तो 1986 के NPE का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि
नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के सार के रूप में निम्नलिखित की पहचान की थी। क्या पहचान की थी देखते हैं। द एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति of 1986 had identified the following as essence of education। क्या है essence of education समझिए। education in our national perception is essential to all। शिक्षा हमारी राष्ट्रीय धारणा में सभी के लिए आवश्यक है। ये कौन बोलता है? 1986 की शिक्षा नीति ने शिक्षा को इस रूप में बताया है। क्या बताया है? कि शिक्षा हमारी राष्ट्रीय धारणा में सभी के लिए आवश्यक है। शिक्षा सर्वांगीण विकास में आवश्यक है। एजुकेशन हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। और क्या बताया गया है इसमें? शिक्षा उन संवेदनशीलताओं और धारणाओं को परिष्कृत करती है जो राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक स्वभाव और मन और आत्मा की स्वतंत्रता में योगदान करती है। Education refines sensitivities and perceptions that contribute to the national cohesion, scientific temper, and independence of mind and spirit. Are you understanding why this point has been written? Mind, independence of mind and spirit. आत्मा और मन की स्वतंत्रता में योगदान करती है। अब आप ये जानिए कि जो कोठारी आयोग था, कोठारी आयोग ने कहा क्या था? तो कोठारी आयोग ने जो कहा उसे 1968 की शिक्षा नीति ने अपनाया। अब 1968 की शिक्षा नीति में जो कुछ भी लिखा था वो लागू हो नहीं पाए। तो जब 1986 की शिक्षा नीति आई है तो इसके जो बिंदु थे ये भी अपने में समाई हुई है। इसका मतलब कि वो कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग ने जो कुछ भी कहा ये सब चीज़ें, ये क्यों? क्योंकि ये सब कुछ यदि कोई, जैसे हम बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड है यानी कि हर उसको अनुभव है। जी, तो ये जो 86 वाली शिक्षा नीति आई, ऐसे समझिए ये एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव है। अनुभव कैसा है कि अच्छा कोठारी आयोग ने क्या कहा, उससे पहले की आयोग ने क्या कहा, फिर उसके बाद 68 की शिक्षा नीति ने क्या कहा। तो आप लोग ध्यान दिए कि हमने कोठारी आयोग में क्या पढ़ा था। कोठारी आयोग ने बोला था हमें आध्यात्मिक शिक्षा की भी आवश्यकता है, ठीक है, हमें कैरेक्टर बिल्डिंग की आवश्यकता है कि लोगों को तो चरित्र निर्माण सिखाया ही नहीं जाता है। ये बात मुदलियार आयोग ने भी बोली थी कि बच्चों को चरित्र निर्माण की बात तो सिखाई ही नहीं गई है, कहीं पे भी कैरेक्टर बिल्डिंग की तो बात ही नहीं हुई। इसलिए कोठारी आयोग ने बोला था कि मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ उन्हें सिखानी चाहिए, बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ सिखानी चाहिए। बस उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने माना, 1986 की शिक्षा नीति ने माना कि शिक्षा के माध्यम से मन और आत्मा की स्वतंत्रता में भी योगदान होता है। जो एक वैज्ञानिक स्वभाव कहाँ से विकसित होता है? तो शिक्षा के माध्यम से होता है। और क्या होता है? राष्ट्रीय एकता की भावना आती है, सब एक है। अब आप ऐसे समझिए कि आपके मन में जो फीलिंग है पढ़ाई को लेकर के या किसी भी, वो हर किसी के मन में फीलिंग है। अब आपको नोटिफिकेशन कब आएगा? हर किसी को लग रहा है नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा? हर किसी को लग रहा है नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। डेफिनेटली एग्जाम होगा कि नहीं होगा। पेपर कैसा रहेगा? आसान होगा, हार्ड होगा? पीएससी का तो पैटर्न चेंज होता जा रहा है, कैसा पेपर आएगा? हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे? सेम फीलिंग हर किसी के मन में। समझ रहे हो आप लोग? ये क्या है? ये सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। शिक्षा के माध्यम से हर कोई एक दूसरे से बंधा हुआ है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये सभी बातों को किसने बताया है? तो 1986 की शिक्षा नीति ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए ये सब बातें कही हैं। फिर बात आती है एजुकेशन डेवलप्स मैन पावर फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमी। इट ऑल्सो substrate on which the research and development flourish, being the ultimate guarantee of national self-reliance। क्या बताया? इकोनॉमी के बारे में इन्होंने बात की कि शिक्षा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जनशक्ति का विकास करती है। अर्थव्यवस्था की विभिन्न स्तरों के लिए जनशक्ति का विकास करती है, इसका मतलब समझ रहे हो? यानी कि जब हम पढ़ लिख रहे हैं तो यानी कि हम शिक्षा के उत्पाद के रूप में आए हैं, हम शिक्षित हो गए। अब शिक्षा के माध्यम से आप नौकरी पा सकते हो कि नहीं? बिल्कुल पा सकते हो। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आप तो पर्टिकुलरली ये मान रहे हो कि आपकी आय आने लग गई, बहुत हमारे पास इनकम आ रही, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जब आपकी इनकम आ रही है, वो फिर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, उससे हो क्या रहा है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है?
बिल्कुल बढ़ रही है। किसके माध्यम से हुआ? शिक्षा के माध्यम से हुआ। इसीलिए क्या लिखा है देखिए, समझिए यहाँ पे, तो शिक्षा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जनशक्ति का विकास कर रही होती है। कब, किसको, कहाँ पे प्लेस करना है, समझ रहे हो आप लोग। फिर क्या है, यह वह आधार भी है जिस पर राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, आत्मनिर्भर बनना है, तो बस वही बात यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की अंतिम गारंटी होने के नाते अनुसंधान और विकास फलता फूलता है। यह वह आधार है जिसे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, शिक्षा का महत्व है कि नहीं, हम जान रहे हैं, हम रिसर्च करेंगे, ठीक है, हम अपना खुद का, यानी कि हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि कोई देश से हम ये मंगवाए वो मंगवाए। हम खुद, पहले पीपीआई किट हमारे यहाँ बन रही थी क्या? नहीं बन रही थी। जब ज़रूरत पड़ी तो क्या नहीं बनाया गया? बिल्कुल बनाया गया। कोरोना की वैक्सीन पहले हर कोई कर रहा था, इन्वेंट कर रहा था, ये है वो है, क्या हमारे देश में अब नहीं बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है। तो उसको समझिए, किस आधार पर बन रही, ज्ञान के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, तो वही महत्व है शिक्षा का। समझ रहे हो आप लोग। आगे देखिए, हम लोग आगे क्या बताया जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। क्या है एक राष्ट्रीय प्रणाली शिक्षा की, उसे समझिए, ठीक है। तो NEP ने अपनाए, The NEP had set certain goals to be adopted. इन्होंने कुछ लक्ष्य रखे, कुछ लक्ष्य निर्धारित करें, ठीक है। क्या है? The 1976 amendments of the Constitution included education in the concurrent list. याद करो, जब हमने फर्स्ट सेशन देखा, किसका फर्स्ट सेशन देखा था, जहाँ पे मैंने आपको बोला ये जो हम शिक्षा नीति देख रहे हैं ना, ये एक आप इंट्रोडक्शन जैसे समझो, इंट्रोडक्शन जैसे समझोगे तो वहाँ पे मैंने आपको चार्ट जैसे वहाँ पे दिखाया था। आप यदि वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने बताया कि पूरी शिक्षा नीति, कौन से आयोग आए, शिक्षा नीति कौन सी आई, कैसे आई, तो उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, मैंने ये बोला कि 1968 की शिक्षा नीति नहीं आ पाई। उसका एक मुख्य कारण भी ये हो गया था कि शिक्षा उस समय क्या थी, तो शिक्षा उस समय स्टेट लिस्ट में थी, राज्य सूची में थी। तो जब जो चीज़ राज्य सूची में रहती तो अधिकार क्षेत्र राज्य का रहता है। केंद्र सरकार को कोई चीज़ करनी है शिक्षा के लिए तो वो कर नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि वो तो राज्य सूची में था। तो क्या गया कि 1976 के संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शिक्षा को किसमें, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। शिक्षा को क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब जो चीज़ समवर्ती में आ जाती है तो उस पर अधिकार क्षेत्र तो केंद्र और राज्य दोनों का हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो उसी तरीके से अब क्या है, अब केंद्र बना सकती है, बिल्कुल, इसीलिए शिक्षा नीति बनाई जाने लग गई। समझ रहे हो आप लोग बात को। तो समवर्ती सूची में आ गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, किसको? एजुकेशन को, जो कि पहले किस में था? स्टेट लिस्ट में था, ठीक है। फिर क्या, which meant that education was a subject responsibility of both central and the state, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी हो गई है अब शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। फिर और क्या बताया जा रहा है, दिस पेव्ड, और इसकी वजह से हुआ क्या, जब अब समवर्ती सूची में आ गया, कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में है, तो होगा क्या, अब होगा ये, दिस पेव्ड द वे फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का यह मार्ग जो है ओपन कर देगा, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन, यानी कि अब शिक्षा में भी अब गुणवत्ता आ पाएगी। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था, राज्य अपने स्तर पर कार्य कर रहे थे, केंद्र के पास तो कोई अधिकार ही नहीं हो रहा था कि करें क्या हम, इसीलिए तो कोई कार्य हो नहीं पा रहे थे, इसलिए तो आयोगों का गठन किया गया। आप बताइए कि किस तरीके से हम नेशनल पैटर्न अडॉप्ट करें एजुकेशन में, राष्ट्रीय पैटर्न के आधार पर शिक्षा का विकास हम कैसे कर पाएँ, ये बताइए हमें। बिल्कुल बताया गया। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि स्टेट लिस्ट में है, जब स्टेट लिस्ट में है तो सभी अपने अपने, कोई राज्य कुछ कर रहा है, कोई राज्य कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। ऐसे में क्या जाए, तो नेशनल इंटीग्रेशन की बात तो बहुत आयोगों ने बोल दी, कोठारी आयोग ने बोली राष्ट्रीय एकता लानी, ऐसा करना वैसा करना, करें कैसे, जब करें कैसे, तो 76 से करें कैसे, क्या हो गया, समवर्ती में चला गया। आप समवर्ती में चला गया तो करो, तो यही बताया गया कि इससे राष्ट्रीय एकता और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार का मार्ग प्रशस्त हो गया। कैसे हुआ? समवर्ती सूची में डालने की वजह से हुआ। कैसे डाली गई? 1976 के संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू,
ठीक है। फिर क्या है, 1986 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाते समय इसे ध्यान में रखा गया था, यानी कि जब 1986 की शिक्षा नीति बनाई गई तो ये सब ध्यान रखा गया। किसे? तो राष्ट्रीय एकता और शिक्षा में गुणवत्ता लाना है अब, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। अब आगे आइए, क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑल द पीपल इन आवर कंट्री irrespective of caste, creed, religion, location or sex can have access to education of a comparable quality by adopting the following, यानी कि निम्नलिखित को हम अडॉप्ट करेंगे। क्या लिखा है देखिए, समझिए यहाँ पे कि नीति के अनुसार क्या हुआ कि जाति, पंथ, धर्म, स्थान या लिंग के बावजूद हमारे देश में सभी लोग निम्नलिखित को अपनाकर तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कंपेरेबल क्वालिटी यानी कि वो क्या है, अब ये गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात हो रही, बस वही है। अब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव जब राष्ट्र, ये बताइए, जब एकता की बात आई तो भेदभाव कहाँ से हुआ? क्या वो भेदभाव क्या किसी की जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, क्या इसके आधार पर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और कैसे नहीं होगा तो उसको हम समझते हैं। क्या बताया गया, फॉलो अ कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ 10+2+3, 10+2+3 की एक सामान्य शैक्षिक संरचना का पालन। अब देखो, पूरा ओवरऑल इन इंडिया में हर कोई यही पैटर्न में पढ़ा है, ठीक है, 10+2+3। कब तक? तो जो अभी 2020 की जो शिक्षा नीति आई है उससे पहले तक, जो अभी पढ़ रहे हैं उसका पैटर्न बदल गया, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम सभी किस में पढ़ करके आए हैं? तो 10+2+3 के पैटर्न में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये कहाँ था? ओवरऑल हर किसी के लिए यही वाला पैटर्न था, ठीक। फिर क्या है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचे पर आधारित शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। कैसी पाठ्य चर्चा है? तो राष्ट्रीय ढांचे पर है ये पाठ्य चर्चा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बोला गया ना, ऐसा कोई हमको पैटर्न बताओ शिक्षा का जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो, तो बस वही बताया गया, पाठ्यक्रम, पाठ्य चर्चा को एक कर दो ना। पूरे भारत में एक ही शिक्षा, पूरे भारत में एक ही शिक्षा, तो कैसे होगी? पाठ्य चर्चा एक हो जाए, पाठ्यक्रम सिलेबस जिसको कैरिकुलम बोलते हैं, वो सबको एक कर दो आप, तो क्या है? तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचे पर आधारित शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली होनी चाहिए, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर और क्या बताया जा रहा है, विविध संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को समझना, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स कल्चर एंड सोशल सिस्टम, डाइवर्स कल्चर को भी समझो, विविध संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को समझना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है। फिर क्या को एग्जिस्टेंस, ऐसा नहीं कि अब केवल हम ही बस रहेंगे, बाकी सब देश को, उन लोगों को क्या कर दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए, ऐसी वाली भावना नहीं। हमें, हमारी भावना क्या, हमेशा भारत की क्या भावना है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ही विश्व हमारा परिवार है। जब परिवार है तो परिवार के लोगों को हम किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। क्या है हमारी भावना? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है, समझ रहे हो। इंडिया की फिलॉसफी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, इसी वजह से, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है इसमें, उच्च और तकनीकी दोनों तरह की शिक्षा को समान पहुंच प्रदान करने के लिए सभी के लिए अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता प्रदान करना। क्या? उच्च और तकनीकी दोनों तरह की शिक्षा। अब ऐसा समझो, किसी स्टेट में नहीं है, मतलब कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, अब उनको मन है कि हम ना DU में जा कर के पढ़ें, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा कर के पढ़ें, तो वहाँ पे बोले नहीं तुम नहीं आ सकते हो, यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हो, तो ऐसा नहीं है। क्या है? तो फिर अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता प्रदान की गई है कि बिल्कुल जाकर के पढ़िए, आपकी इच्छा है उच्च शिक्षा लेनी, आपको तकनीकी शिक्षा, आपको दूसरे कॉलेज में जाकर के पढ़ना है, आपको IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, जहाँ भी जाकर के पढ़ना आप पढ़िए, बिल्कुल एग्ज़ाम निकाले जाकर के पढ़िए। मना किया गया क्या? नहीं किया गया। एग्ज़ाम निकालना नहीं निकालना वो तो अलग बात है, वो तो क्राइटेरिया है कि एग्ज़ाम निकालोगी कि क्या करो, लेकिन क्या कोई आपको रोक रहा है कि नहीं आप ना यहाँ ये वाले राज्य से हो, नहीं हमारे राज्य में आकर के नहीं पढ़ सकते हो? ऐसा कोई है क्या? कोई बात है तो नहीं है। तो क्या लिखा है देखिए,
प्रोवाइडिंग इंटर रीजनल मोबिलिटी फॉर ऑल इन ऑर्डर टू गिव इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन। सभी को समान पहुंच होनी चाहिए कि नहीं, कि केवल जो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं वो बस केवल हकदार हैं उच्च शिक्षा के और तकनीकी शिक्षा के, तो ऐसा तो नहीं। हर किसी का हकदार, यानी कि हर किसी को मिलना चाहिए। अवसर की समानता की बात करी जाती है हर जगह। 1968 की शिक्षा नीति में भी यही बात बोली गई थी। अब 1986 की शिक्षा नीति में भी यही बात बोली गई है। क्या बोला गया है? इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन। कहाँ कहाँ? बोथ हायर एंड टेक्निकल, उच्च और तकनीकी शिक्षा दोनों पर क्या होना चाहिए? समान पहुंच प्रदान करना है। तो जब समान पहुंच प्रदान कैसे करोगे? आप अंतर्राज्यीय व्यवस्था को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना दो, ठीक है। इंटर रीजनल मोबिलिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। फिर क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी और विकास में अनुसंधान निष्कर्षों का प्रसार। डिसमिनेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। डिसमिनेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, अब किसी ने कुछ चीज़ फाइंड किया, अब ऐसा करेंगे नहीं, हम ना किसी को बताएंगे नहीं, हम ना जो रिसर्च की ना अपने तक रखेंगे। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अब ये देखो, इसरो ने मार्स में गए, मार्स मिशन था, ठीक है, वहाँ से जो भी फाइंडिंग मिली पब्लिक कर दी गई है कि यहाँ पे ये चीज़ है। जो रिसर्च एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसको क्या किया जाता है? पब्लिक कर दिया जाता है, यानी कि हर किसी को बताया जाता है। तो वही क्या? डिसमिनेट करो। क्या करो? अनुसंधान निष्कर्षों का प्रसार करने की बात की गई है। आपने जो भी रिसर्च किया उसको क्या करोगे? आप इवन जो PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करवा रहे नहीं तो बोल देते ना हमने रिसर्च किया अपने पास रखेंगे। क्यों अपने पास रखेंगे? ये हमारी फाइंडिंग्स है, पब्लिश की जाती हैं, बताया जाता है। तो वही है रिसर्च। अनुसंधान कर रहे हो ना, उसको क्या करो? उसका प्रसार करो, डिसमिनेट करो जो रिसर्च फाइंडिंग्स है, ठीक है। फिर क्या बताया जा रहा है इसमें? कि सभी को विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रदान करना। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स टू ऑल, सभी को प्रदान करना है शिक्षा। फिर प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। क्या बताया गया? मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जीवन पर्यंत शिक्षा प्रदान करना। अब जीवन पर्यंत शिक्षा प्रदान करना मतलब जिसको जब भी आवश्यकता। अब ऐसा समझो कि पहले लोगों के पास सुविधा नहीं, जैसे कि पेरेंट्स हैं, ठीक है, पहले नहीं पढ़ पाए, कुछ कारण रहे, मतलब जो भी, सभी के जीवन में अलग अलग रीजंस रहते, ठीक है, पेरेंट्स नहीं पढ़ पाए। अब यदि लग रहा है कि हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, पेरेंट्स को लग रहा है, तो उनको बोल दे क्या? नहीं, अब आपकी उम्र क्या है, अब आप क्या पढ़ोगे ये। तो इसीलिए क्या व्यवस्था कर दी गई है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जीवन पर्यंत शिक्षा प्रदान करना, कि जब भी जिसको लगता है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। फिर क्या बताया जा रहा है इसमें? एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। ये जो विभिन्न जो पॉइंट है ना, आप समझ रहे हो, ये शिक्षा नीति के अंतर्गत ही सब आ रहे हैं। कौन सी शिक्षा नीति? 1986 की शिक्षा नीति। यानी कि हम ये चीज़ को करें हैं, ये ऐसा है, ठीक है। ये जो 1986 की शिक्षा नीति है, आधार बनेगी। किसका आधार बनेगी? हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? आपने अपने स्कूल डेज में जो पढ़ा, आपने अपने कॉलेज डेज में जो पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा? 1986 की शिक्षा नीति के माध्यम से पढ़ा। इसी नीति ने तो हर चीज़ बताया है, समझ रहे हो आप लोग। और इवन 1986 की शिक्षा नीति के बाद में जब 2020 की शिक्षा नीति आई है, तो उसी को तो अमेंड किया गया, उसी को तो संशोधित किया गया है, उसी को तो हटा दिया गया 1986 की शिक्षा नीति। तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अब बात आती है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, समानता की शिक्षा, यानी कि समानता की शिक्षा, ठीक है। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए शिक्षा। अब समझिए इसमें क्या आ रहा है कि द NEP of 1986 emphasized in removal of disparity। किसी भी समानता के लिए इन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला समान अवसर प्रदान करना है शिक्षा का, समानता होनी चाहिए शिक्षा को। यानी कि वो क्या बोलना चाहती कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान अवसर सबको प्रदान करें, असमानता को दूर करें। यही बात तो बोल दी जा रही है, असमानता को दूर करो, भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान अवसर प्रदान करने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करो। यही बात होती है कि नहीं? यदि समानता, यदि आप शब्द सुन रहे हो, इसका मतलब क्या है कि भेदभाव नहीं है, वहाँ पे कहीं पे ये नहीं बोला असमानता नहीं है,
फिर क्या बताया गया, NEP लेड स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कंट्री. दिस इंक्लूडेड एजुकेशन फॉर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी. NEP ने देश के प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण पर जोर दिया. सार्वभौमिकीकरण, हमने RT पढ़ा क्या? हाँ बिल्कुल हमने पढ़ा. RT में कहीं भी हमने ये पढ़ा क्या कि ये वाला RT जो है हर किसी के लिए नहीं, ये ना केवल इस राज्य के लोगों के लिए. ऐसा है क्या कहीं पे? नहीं, ओवरऑल हर किसी के लिए. आयु वर्ग है, आयु वर्ग कितनी है? आयु वर्ग है 6 से लेकर के 14 वर्ष. इस आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के दायरे में आते हैं और उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. RT एक्ट उन पर अप्लाई होता है. बस वही बात है. यानी कि RT तो कब आया? 2009 में आया. 2009 में यह अधिनियम लाया गया, 2010 को लागू हो गया. लेकिन ये तो 1986 की बात हो रही है. 1900 यानी कि तभी बोला गया था कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए यूनिवर्सलाइजेशन कर दो. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, सार्वभौमिकीकरण होना चाहिए. किसका? तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? कि पहले से ही बीज तो पहले से रोपित किया गया था. वहां पे वृक्ष तो बाद में दिखाई दिया है, बीज तो रोपित हो गया है. कि पहले से ही शिक्षा नीति ने बताया सार्वभौमिकीकरण होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा का. ठीक. फिर इसमें समाज के निम्नलिखित वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा शामिल थी. दिस इंक्लूडेड एजुकेशन फॉर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी. हु आर दे फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पीपल? लुक, विमेन. फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पीपल, विमेन. क्या बताया गया? एजुकेशन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ बेसिक चेंज इन स्टेटस ऑफ विमेन. एजुकेशन शिक्षा के माध्यम से होता क्या है? तो महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन का यह एजेंट है. क्या? शिक्षा. महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए. ये नहीं कि तुम्हारा काम केवल घर में रहना है, तुमको क्या आवश्यकता है शिक्षा की? नहीं, महिलाओं को भी समान अवसर मिलने चाहिए शिक्षा के. ठीक है. तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं के सशक्तिकरण में एक सकारात्मक हस्तक्षेपवादी भूमिका निभाना चाहती थी. महिलाओं के लिए क्या? कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए. क्यों? जब महिलाएं पढ़ेंगी, जब शिक्षित होंगी, तो शिक्षित होना न केवल उनके लिए वो लाभकारी है, बल्कि पूरे परिवार, पूरे कुटुंब, और न केवल परिवार कुटुंब, पूरे समाज एवं राष्ट्र के लिए वो लाभकारी होता है जब महिला शिक्षित होती हैं. समझ रहे हो आप लोग? तो उसी लिए इसमें क्या बताया गया? महिलाओं के सशक्तिकरण. जब महिला शिक्षित होगी, सशक्त बनेगी, अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी, दूसरों पर निर्भर नहीं होगी. ये बात किसने बोली थी? तो ये बात 1986 की शिक्षा नीति ने इस पर बल दिया था. और उसने जाना कि किस तरीके से शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है. ठीक है. महिलाओं की शिक्षा. द नेशनल एजुकेशन सिस्टम वांटेड टू प्ले पॉजिटिव इंटरवेंशनिस्ट रोल इन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन. ठीक है. फिर क्या बताया जा रहा है? द पॉलिसी वांटेड टू प्रमोट women's studies as a part of various courses and wanted the educational institution to take up active programs for women's development. ये चाहते थे कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थान ऐसा करें महिलाओं के विकास के लिए. नीति विभिन्न पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में महिलाओं के अध्ययन को बढ़ावा देना चाहती थी और चाहती थी कि शैक्षणिक संस्थान महिलाओं के विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रम शुरू करें. महिलाओं के विकास के लिए. और क्या बताया जा रहा है? रिमूवल ऑफ विमेन्स लिटरेसी एंड ऑब्स्टिकल्स थ्रू द हेल्प ऑफ स्पेशल सपोर्ट सर्विस वॉज अनदर आइडिया. द पॉलिसी एम्फसाइज्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन vocational, in technical and professional education at different levels. यानी कि इसने क्या माना कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए विमेन का. कहाँ? वोकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन. विशेष सहायता सेवाओं की सहायता से महिलाओं की साक्षरता और बाधाओं को दूर करना एक अन्य विचार था. यानी कि हम ऐसा करें, हम विशेष सहायता प्रदान करें महिलाओं की
जिससे महिलाएं साक्षर हो सकें। फिर क्या बताया गया, नीति ने विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। वोकेशनल एजुकेशन वो होती है अब जिसके माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा, अब इसके माध्यम से आपको रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। टेक्निकल, तकनीकी शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसकी शिक्षा। तो ये सब क्या है, इसने माना कि महिलाओं का इसमें भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, कि ना केवल वो पढ़ें बल्कि वो जॉब भी करें, ये बात बताई गई है, ठीक है। फिर क्या है, दिस वॉज टू बी डन थ्रू द पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यह गैर भेदभाव की नीति के माध्यम से किया जाना था। व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सेक्स रूढ़िवादिता को खत्म करने का प्रयास का भी सुझाव दिया गया। ये क्या बताया जा रहा है, अटेम्प्ट टू दिस वॉज to be done through the policy of non-discrimination, attempt to eliminate sex stereotyping in vocational and professional course also was suggested. Sex stereotyping आप समझ रहे, लिंग भेद होता है। लिंग भेद मतलब ये महिला है, ये यानी कि लड़कों को शिक्षा का अधिकार है, लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं। तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, तुमको तो घर में रहना है, बस हो गया, तुम घर का काम संभालो, बस ये होता है सेक्स स्टीरियोटाइपिंग, लिंग भेद की भावना, लिंग रूढ़िवादिता होती है इसे, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। तो इसने क्या बोला कि ये सब चीज़ें क्या करो, ये हटा दो। कहाँ से, वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज से। क्यों नहीं कर सकती विमेंस, क्यों नहीं जा सकती हैं टेक्निकल एजुकेशन में, बिल्कुल जा सकती, तकनीकी शिक्षा में। क्यों वो इंजीनियर्स नहीं बन सकती, क्यों वो डॉक्टर्स नहीं बन सकती, क्यों वो साइंटिस्ट नहीं बन सकती, हर एक क्षेत्र में महिलाएं जा सकती हैं। बस उसी बात को बताया गया। और ये रूढ़िवादिता, सेक्स रूढ़िवादिता को खत्म करने की बात इसने कही थी व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वाले कोर्स को ना महिलाएं नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, हर कोर्स को महिलाएं कर सकती, ये बात इसमें बताई गई है, ठीक है। फिर बात आती है वीमेन हो गए, महिलाएं हो गई। समानता की बात की थी ना, उसने बोले विभिन्न श्रेणियों के लिए इसने बात की है, समानता की बात की है। फिर उनको अवसर की समानता होनी चाहिए, किसके, पहले महिलाएं देखिए, अब आ जाइए अनुसूचित जाति में, SC में, शेड्यूल्ड कास्ट में। तो क्या बताया इसने, याद रखना है आप लोगों को ये सब चीज़ें। क्या याद रखोगे कि 1968 की शिक्षा नीति ने बोला कि हम शिक्षा के क्षेत्र में समानता पर जोर देंगे, यानी कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए शिक्षा का। लेकिन 1968 की शिक्षा नीति ने यह नहीं बताया किसको, बोले कि मिलना चाहिए, किसको मिले। तो 1986 की शिक्षा नीति ने बताया किसको, तो पहली बात विमेन, फिर होते हैं SC, और इसी तरीके से आप और भी देखेंगे SC ST माइनॉरिटीज, हर किसी को आप देखेंगे OBC, ठीक है। लेकिन आगे देखिए, पहले इतना सुनिए, SC के बारे में बोला गया, ठीक है, विमेन को देख लिया, फिर SC में आ जाइए। द पॉलिसी फोकस्ड ऑन द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट थ्रू देयर इक्वलाइजेशन विद द नॉन शेड्यूल्ड पॉपुलेशन एट ऑल स्टेज एंड ऑल लेवल्स। नीति सभी स्तरों और स्तरों पर गैर अनुसूचित आबादी के साथ समानता के माध्यम से अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर केंद्रित थे। यानी कि जो लोग SC नहीं है उनके साथ में समानता होनी चाहिए। तो क्या बताया गया कि अनुसूचित जाति के लिए भी समानता की बात यह शिक्षा नीति ने कही थी। फिर उसके बाद इसने क्या कहा, इसने कहा एक्सक्यूज मी, हाँ, नाउ वी शैल कंटिन्यू। क्या बताया जा रहा है, द NEP रिकमेंडेड दैट द फैमिलीज ऑफ द शेड्यूल्ड पॉपुलेशन शुड बी गिवन इंसेंटिव्स एंड स्कॉलरशिप्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल टिल दे अटेन द एज ऑफ 14। इन्होंने तो बोल दिया कि अनुसूचित जाति को भी समानता, शिक्षा के क्षेत्र में समानता हम प्रदान करेंगे, बिल्कुल प्रदान करेंगे, लेकिन हो कैसे, याद करो 1968 ने बताया नहीं। मैंने क्या बताया था आपको, जब मैंने आपको 1968 की बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली, लेकिन बताया कहीं नहीं, करें कैसे। 1986 ने सब कुछ जाना समझा, ये मैंने आपको क्या बताया, ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है इसके पास, यानी कि ये जाना कि किस वजह से
वो नहीं लागू हो पाई। कारण तो बहुत थे, लेकिन एक कारण तो ये भी था कि उसने हर चीज़ बातें बहुत की लेकिन बताया नहीं, रास्ता नहीं सुझाया। इसने रास्ता सुझाया। इसने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति को भी समानता होनी चाहिए। कैसे होगी? तो हम ऐसा करेंगे कि अनुसूचित आबादी के परिवारों को अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक स्कूल भेजने के लिए हम प्रोत्साहन करेंगे। प्रोत्साहन का एक माध्यम क्या है? छात्रवृत्ति दी जाएगी उन्हें, स्कॉलरशिप्स हम देंगे और उनको क्या करेंगे, और उनको हम बोलेंगे कि आप अपने बच्चों को भेजिए। क्यों ये 14 साल बोला? इसलिए बोला इसने क्योंकि इसने क्या बोला? प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकीकरण की बात की थी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, आई अंडरस्टैंड, एलिमेंट्री एजुकेशन और वी कैन से एलिमेंट्री, प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि 14 वर्ष तक की बात की गई, यानी कि आर्टिकल नंबर 45। ठीक है, आर्टिकल नंबर 45 हमने देखा ना कल के सेशन में। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले वो सबको देखिए, अदरवाइज लिंक नहीं कर पाओगे आप लोग, बिल्कुल नहीं लिंक कर पाओगे। प्रीवियस सेक्शन जैसे डल रहे हैं वैसे उसको आप उसको वैसे फॉलो करोगे तो लिंक कर पाओगे। अच्छा, उसमें हमने देखा, अदरवाइज बीच से उठा के देखोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो जो जैसे डल रहे हैं लेक्चर्स वैसे ही फॉलो करना। ठीक, तो हमने क्या देखा था कि आर्टिकल नंबर 45 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 45 हमारे भारतीय संविधान का बोलता है 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। बिल्कुल, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को हम बोलेंगे, इनके माता पिता को, अनुसूचित जाति के माता पिता को हम बोलेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि आप अपने बच्चों को भेजो। अब वो भी क्यों भेजेंगे? तो हम ऐसा बोलेंगे कि हम ना उनको छात्रवृत्ति देंगे, हम उनको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, तब तो भेजेंगे। तो बस ठीक है, तो अनुसूचित जाति, ये समानता की बात हो गई। महिलाओं के लिए, उनके लिए हर एक फील्ड ओपन कर दो, कहीं पे भी हर एक फील्ड में वो बिल्कुल जा सकती हैं। कोई भी वोकेशनल एजुकेशन है, कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, बिल्कुल महिलाओं के लिए ओपन कर दो। उन्होंने रास्ता भी बताया, ये नहीं कि केवल पॉइंट्स गिना दिया हम ना इनके लिए ये करेंगे, इनके लिए ये करेंगे, नहीं, उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करना है अपने को कार्य। फिर उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर द SC should be provided in their educational institution. For example, special provision are their hostels and so on. Teachers should be recruited from the scheduled caste also. इनके लिए क्या बोला? अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उनके शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। उनके जो भी संस्थान है, शिक्षण संस्थान, वहाँ पे उनके लिए विशेष प्रावधान होंगे। उदाहरण के लिए यदि हम समझें तो उनके छात्रावासों में विशेष प्रावधान इस तरीके से, ठीक है, छात्रावास की सुविधा करवा दो उनके लिए कि आकर के रहें, हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। अनुसूचित जाति से भी शिक्षकों की भर्ती की जानी है कि शिक्षक भी कहाँ के होंगे? अनुसूचित जाति के होंगे, तब तो आएंगे, तब तो सब आएंगे। तो वही बात की गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है? शैक्षिक प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई विधियों को खोजने में निरंतर नवाचार किया जाना चाहिए कि हम कैसे इनको इतना तो हमने बोल दिया, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, छात्रावास की सुविधा कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम इवन SC टीचर्स भी अपॉइंट कर लेंगे, लेकिन इसमें आपको क्या करना है? निरंतर नवाचार की आवश्यकता पर भी इसने बात की है कि हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनोवेशन करते ही रहना है। कांस्टेंट इनोवेशन इन फाइंडिंग न्यू मेथड्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ SC इन द एजुकेशनल प्रोसेस शुड ऑल्सो बी कैरिड आउट। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है? SC हो गए, ST की बात आती है। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शंस को कभी ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, कभी ध्यान नहीं दिया गया, तो उसी की बात इसने सब बताई है। ST की बात आती है तो नीति ने देश में अनुसूचित जनजाति आबादी की शिक्षा के लिए कुछ जरूरी तरीके की सिफारिश की। क्या बोला है? देखते हैं, समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव, अपने क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलना, अपने अपने क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग, जैसे कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं, ठीक है, अब वो जनजाति इलाके में रह रहे हैं, वहाँ पे तो स्कूल ही नहीं है, और हम बोलेंगे ना ऐसा है, स्कूल है, ये है वो। अरे पहले एक चीज़ तो करो, स्कूल तो खोलो, तब फिर बोलो ना, फिर बाद में करना। उनके लिए पहले तो उनके क्षेत्रों में क्या करो? प्राथमिक विद्यालय खोलो। ठीक, क्या है? द पॉलिसी रिकमेंडेड सम अर्जेंट मेथड्स फॉर एजुकेशन ऑफ ST population in the country. The first and the foremost suggestion was opening of primary school in their areas. क्योंकि
जनजातीय क्षेत्रों में यही तो प्रॉब्लम है, वहाँ तो स्कूल ही नहीं है, वहाँ तो स्कूल ही नहीं है, किसी का ध्यान ही नहीं जाता ऐसे क्षेत्रों में। तो स्कूल तो ओपन करो, तो स्कूल ओपन की बात इसने कही। फिर उसके बाद चूँकि आदिवासी लोगों की अपनी बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, उनकी अपनी बोली है। जैसे कि आप यदि पेपर 1 के लिए पढ़ोगे तो उसमें भी आपके पोर्शन, ठीक है, छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स के बारे में आपको पढ़ना है, जनजातीय लोगों के बारे में पढ़ रहा है, उनकी संस्कृति, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। साथ में आपको इंडियन कल्चर्स को भी पढ़ना है, इंडियन के यानी कि इंडिया के रिस्पेक्ट में भी आपको पढ़ना है। तो क्या बताया गया, उनकी अपनी भाषाएं बोली होती, बिल्कुल होती हैं। इसलिए प्रारंभिक चरणों में एक पाठ्यक्रम विकसित करना और आदिवासी भाषा में शिक्षण सामग्री तैयार करना महत्वपूर्ण था, जिसमें क्षेत्रीय भाषा में स्विच करने की व्यवस्था थी। क्या है, हम ऐसा करते हैं, स्कूल खोल लिए, अब स्कूल खोले लेकिन अब वो तो अपनी भाषा में वो बात कर रहे हैं, अब उन्हें समझ में तो आएगा नहीं। ऐसा करते हैं हम ना, जब ये जो स्टार्ट हो रहा है, जब स्टार्ट हो रहा है यानी कि प्रारंभिक चरणों में हम ऐसा करते हैं, ऐसा पाठ्यक्रम हम विकसित करते हैं कि वो अपनी ही बोली भाषा में वो होनी चाहिए, वो अपने ही, उनकी शिक्षण सामग्री जो कुछ भी है वो अपनी भाषा, आदिवासी भाषा को प्रयोग करें। फिर उसके बाद हम एक ऑप्शन दे देते हैं कि आप ना ऐसा करो, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है ना उसको बोल लो। क्षेत्रीय भाषा, आप अपनी भाषा में बोल रहे हो ठीक है, लेकिन आप ना क्षेत्रीय भाषा में भी स्विच कर सकते हो, उसमें भी जा सकते हो, उसको भी प्रयोग कर लीजिए। कब, तो प्रारंभिक चरणों में की बात की गई है, ये प्रारंभिक चरणों में, ठीक है। तो सिंस द ट्राइबल पॉपुलेशन हैव देयर ओन स्पोकन लैंग्वेज, इट वाज इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ कैरिकुला एंड डिवाइस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इन द ट्राइबल लैंग्वेज at the initial stages with arrangements for switching over to the regional language। आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, ट्राइबल लैंग्वेज आप लोग यूज़ कर लो, जब आप क्या बोलते हैं, जब इनिशियल स्टेज में, लेकिन आप स्विच भी कर सकते हो किस में, तो जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें भी स्विच कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये बात किसके लिए बताई जा रही है, तो एसटी के लिए बताई गई है, याद रखना आप लोग, ठीक है। फिर द एजुकेटेड ट्राइबल पीपल वर टू बी गिवन जॉब्स एज टीचर्स, जो पढ़ लिख जाएंगे जो जनजातीय लोग, तो उन्हें जॉब भी दे देंगे। कैसी जॉब, तो टीचर्स की जॉब इन देयर एरिया इटसेल्फ, उनके ही क्षेत्रों में उनको क्या दिया जाए, शिक्षक बना दिया गया। फिर इंसेंटिव स्कीम्स वर टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर द एसटीज कीपिंग इन व्यू द स्पेशल नीड्स एंड लाइफस्टाइल। अब इनके लिए भी तो कुछ विशेष प्रावधान करो। तो क्या बताया गया, शिक्षित आदिवासी लोगों को उनके क्षेत्र में शिक्षक के रूप में नौकरी दी जानी थी। और क्या बताया गया, तो अनुसूचित जनजातियों की विशेष आवश्यकताओं और जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की जाए। प्रोत्साहन योजनाएं, इंसेंटिव्स तो दो, क्यों वो पढ़ें, उनको नहीं पढ़ना है तो आप कुछ इंसेंटिव दो, प्रोत्साहित तो करो, ऐसी योजनाएं तो लाओ, प्रोत्साहन योजनाएं कुछ ऐसा तो करो जिससे वो पढ़े। तो इंसेंटिव स्कीम्स आनी चाहिए कि पढ़ोगे तो ये सब मिलेगा आपको, ये सब मिलेगा, ठीक है, वही वाली बात हुई। फिर उसके बाद ये हो गए, हमने क्या क्या देखा, हमने विमेन देख लिया, हमने एससी देख लिया, हमने एसटी देख लिया। आ जाइए अब अदर बैकवर्ड सेक्शन के लिए, ठीक है। तो इनके लिए क्या बताया गया है, इनके लिए ये बताया, जो पिछड़े वर्ग हैं इनके लिए क्या व्यवस्था है, तो समाज के सभी शैक्षिक रूप से पिछड़े, कौन से पिछड़े हैं, ये शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। जो शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रोत्साहन दिए जाने थे। क्या बताया गया, suitable incentives were to be given to all educationally backward sections। The point to be noted here is that educationally backward section, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं ये, है ना, ऑफ सोसाइटी पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। कौन से एरिया में, रूरल एरियाज में, ऐसा नहीं कि अर्बन एरियाज में भी जो शैक्षिक रूप से नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं तो उनके लिए विशेष प्रावधान हमें ऐसा करना है। क्या करना है, उपयुक्त प्रोत्साहन की बात की गई है। कैसा प्रोत्साहन, तो देखिए, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज टू बी प्रोवाइडेड इन रिमोट एरियाज। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे संस्थागत आधारभूत संस्थान प्रदान करना है। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज टू बी प्रोवाइडेड इन रिमोट एरियाज फॉर एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल इन दोज एरियाज। उन क्षेत्रों के लोगों के
कौन से क्षेत्र? ग्रामीण क्षेत्र। शैक्षिक उत्थान के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में संस्थागत आधारभूत संरचना प्रदान की जानी चाहिए। संस्थागत आधारभूत संरचना, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे है ही नहीं कुछ चीज़ और हम बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, यहाँ पे ना ये वाले स्कूल में डाल दो, वो वाले स्कूल, अरे भाई वहाँ पे तो स्कूल ही नहीं है। स्कूल की तो बात पहले करो, बाद में शिक्षा की बात करना। तो वही बात बताई जा रही है कि आधारभूत शैक्षिक उत्थान के लिए आपको क्या करना है? शिक्षण संस्थान तो लाइए। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताया गया? माइनॉरिटीज़। क्या क्या देखा है? साथ में बोलो आप लोग। विमेन देख लिया, फिर क्या देखा हमने? एससी देखा, फिर क्या देखा हमने? एसटी देखा, फिर क्या देखा हमने? अदर बैकवर्ड देखी। कौन से हैं अदर बैकवर्ड? तो एजुकेशनली है, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं। याद रखोगे आप लोग इतनी चीज़ें। अब माइनॉरिटीज़ में आ जाइए। माइनॉरिटीज़ के लिए क्या बताया जा रहा है? तो ग्रेटर अटेंशन वॉज टू बी गिवन टू सम माइनॉरिटी ग्रुप्स हु वर एजुकेशनली डिप्राइव्ड एंड बैकवर्ड। कौन से अल्पसंख्यक हैं? तो कुछ अल्पसंख्यक समूहों पर अधिक ध्यान दिया जाना था जो शैक्षिक रूप से वंचित और पिछड़े थे। कौन से अल्पसंख्यक? शैक्षिक रूप से ऐसे अल्पसंख्यक को चिन्हित करो जो क्या है? तो शैक्षिक रूप से वंचित और जो पिछड़े हैं। ठीक, फिर क्या है? ये हो गए। कौन कौन हुए? अब फिर से रिपीट करो, भूलना नहीं है, एग्जाम में आएगा तो जिससे आप लोग सेशन देखते देखते आपके दिमाग में पूरा बैठ जाना चाहिए, भूलो ना आप लोग। विमेन देखा हमने, फिर बोलो, साथ में बोलो। एससी को देखा, फिर किसको देखा? एसटी को देखा, फिर किसको देखा हमने? ओबीसी। ओबीसी वाले कौन है? तो ओबीसी वाले कौन से? तो एजुकेशनली है, अदर बैकवर्ड सेक्शंस जो है, पिछड़े वर्ग कौन से? शैक्षिक रूप से। फिर किसको देखा? माइनॉरिटीज। ये कौन से हैं? तो वो भी शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से, ऐसे अल्पसंख्यक जो शैक्षिक रूप से वंचित हैं, पिछड़े हैं। ठीक है, फिर हैंडीकैप्ड में आ जाओ, दिव्यांगों में आ जाओ। तो द फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड was to be considered as the equal partners, this could help them prepare to face life with confidence and courage. Are you understanding this point? कि दिव्यांगों को आपकी किसी को भी, ना केवल दिव्यांग, हम यदि सामान्य रूप से किसी की भी बात करें तो किसी को ना किसी की आपको ओहो इसके साथ में ऐसा है, ये वो, आपकी किसी के ओहो की आवश्यकता नहीं है। आपका किसी को ये आवश्यकता नहीं कि आप उस पर रहम खाएं, नहीं, उसको आप रेस्पेक्ट की नज़र से देखिए। जब आप रेस्पेक्ट की नज़र से देखोगे तो उसमें करेज होगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो व्यक्ति अपने आप कर लेगा। देखिए, समझिए इसे कि एनईपी के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से जो दिव्यांग को समान भागीदार माना जाता है। क्या माना जाता है? समान भागीदार। ठीक है, यह उन्हें आत्मविश्वास और साहस के साथ जीवन का सामना करने के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। समान मानिए, क्यों है अलग? नहीं है अलग, हमारे जैसे ही है, हर कोई हमारे जैसा है। ठीक है, जब हमारे मन में ये भावना रहेगी तो उनको हमारे किसी को भी दया की आवश्यकता नहीं है आज। ठीक है, तो हमें क्या उनमें खुद वो आत्मविश्वास, उनमें खुद वो समान जीवन जीने के जब वो भावना जब उनमें जगेगी, तो यही एनईपी का इनके लिए एक प्रयास रहा है कि क्या ला दें? समानता ला दें हम। किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। फिर क्या है? तो उनके लिए और क्या प्रावधान किए हैं इन्होंने? तो स्पेशल स्कूल विथ हॉस्टल should be provided to them. Vocational training for the disabled should also be given. उन्हें छात्रावास के साथ विशेष स्कूल प्रदान किए जाने चाहिए। दिव्यांग, ये जो लिखा है उसको ध्यान नहीं देना, दिव्यांग बोलना है आपको। क्या बोलना है? दिव्यांग बोलना है हमेशा। ठीक है, दिव्यांग के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण दे दीजिए उन्हें कि कैसे वो करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है? एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा की बात इन्होंने कही है। आपको ये समझ में आ रहा है? एक चीज़ क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि 1968 वाली ने जो कुछ भी बोला, क्या वाली ने बोला? शिक्षा नीति ने बोला, है ना। 1968 की शिक्षा नीति ने जो कुछ भी बोला, इसने सबके लिए रास्ते खोल दिए। बोल तो ये भी वही रहे हैं, उनके लिए करेंगे, इनके लिए करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन ये रास्ते भी तो बता रहे करेंगे कैसे।
करना तो है, लेकिन करेंगे कैसे ये भी बता रहे हैं ये साथ में। एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा। तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड एडल्ट एजुकेशन वॉज of crucial importance. Special literacy campaigns should be arranged through National Literacy Mission to overcome the issue. आधुनिक विश्व में प्रौढ़ शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। इस समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से विशेष साक्षरता अभियान चलाए जाने चाहिए। क्या करना है? प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। जब प्रौढ़ शिक्षा की बात आ रही है तो उसको क्या करो आप? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से विशेष साक्षरता अभियान चलाइए। विशेष साक्षरता अभियान। फिर क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम of post literacy, comprehensive programs of post literacy and continuing education should be provided for neo-literates and youth who have received primary education with a view to enable them to retain and upgrade their literacy skills. नव साक्षर और युवा जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है उन्हें साक्षरता के बाद और सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। उन्होंने क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तो प्राप्त कर ली है, ठीक, किए जाने चाहिए ताकि वे अपने साक्षरता कौशल को बनाए रखने और उन्नत करने में सक्षम हो सकें। साक्षरता को वो बनाए भी रखें और उन्नत करें। इसीलिए प्रौढ़ शिक्षा कि मैंने क्या बताया कि जैसे कि कोई कारण रहे, किसी की प्रारंभिक उन्होंने थोड़ा पढ़ा फिर उसके बाद उनकी शिक्षा छूट गई, ठीक है, बहुत सारे कारण होते सभी के जीवन में। कुछ आर्थिक कारण हो जाते, कुछ सामाजिक कारण हो जाते, बहुत सारे कारण हो जाते। जब वो कारण हो जाते तो बीच में उनकी एजुकेशन छूट गई, अब बाद में उनको एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करना है तो उसके लिए प्रावधान की बात की गई है कि एडल्ट एजुकेशन की बात की गई है। नेशनल लिटरेसी मिशन के ज़रिए ऐसा हम कर सकते हैं। फिर क्या है? नव साक्षर और युवा जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की उन्हें साक्षरता के बाद सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे अपने साक्षरता कौशल को बनाए रखने और उन्नत करने में सक्षम हो सकें, ठीक है। फिर क्या बताया जा रहा है? इसी उद्देश्य से सतत शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। कामकाजी समुदाय को नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियन के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षित किया, हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, याद करो हमने पढ़ा था क्या ये सब सभी बातें? हाँ बिल्कुल पढ़ी थी। ये वही बातें आपको भूलना है क्या? तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? जैसे कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ठीक, उनके लिए बात की गई। कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द सेम पर्पस। कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर्स यानी कि शिक्षण संस्थान तो खोलिए तभी तो उनके लिए व्यवस्था हो पाएगी ना। फिर क्या है? द वर्किंग कम्युनिटी शुड ऑल्सो बी एजुकेटेड थ्रू एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियंस। जो कामकाजी लोग हैं, कामकाजी समुदाय के लिए क्या करना है? उनको भी एजुकेट करना। कैसे? एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियंस ऑल्सो बी एजुकेटेड थ्रू एम्प्लॉयर्स एंड, तो ट्रेड यूनियनों के माध्यम से क्या करना है? शिक्षित करना। नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियंस के माध्यम से क्या करना है? कामकाजी समुदाय को भी शिक्षित करना है। फिर क्या बताया गया है? शिक्षा अन्य माध्यमों जैसे कि पुस्तकालय की पुस्तकों, रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम जानी चाहिए। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम भी उन्हीं नीति के अनुसार शिक्षित करने में मदद करते हैं। जो दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, जो डिस्टेंस लर्निंग होती है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी क्या करते हैं? इसी में तो हेल्प करते हैं, एजुकेटिंग देम। एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू अदर मीडियाज लाइक लाइब्रेरी बुक्स, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑल्सो बी एजुकेटिंग देम अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। ये सभी बातें किसने बताई है? तो 1986 की शिक्षा नीति ने ये सभी बातों को बताया है। तो फिर ये अभी हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। किसका? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। अभी कंप्लीट नहीं हुई है 1986। ये लंबा टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। तो ये हमने पार्ट 1 देखा है। किसका? तो अगेन जैसे कि मैंने बताया तो NEP 1986 का, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगी वो हमारे लिए एनर्जी, एक मोटिवेशन के रूप में उभर करके आता है कि स्टूडेंट्स की डिमांड है कि वो देखना चाहते हैं
पढ़ना चाहते हैं तो हम भी आपके लिए वैसे ही जितनी एनर्जी आप दिखाएंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली आप जितना शेयर करेंगे तो उतना ही ज़्यादा और भी हमें वो मोटिवेट करेगा कि आपके लिए हम वैसे वीडियोस आपके लिए उपलब्ध कराएं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।